थ्योरी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के पहले सीरीज में हमने बात की थी दूसरे थ्योरी की। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एलियट वेव थ्योरी की। हमने जो पहले सीरीज में बात की थी, जो हमारा पहला वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया था डाउ थ्योरी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि एलियट वेव थ्योरी जो है वो बेसिकली एक्सटेंशन है डाउ थ्योरी का। डाउ थ्योरी जो है उसके बेसिस पे ही एलियट वेव थ्योरी को कहीं ना कहीं डिजाइन किया गया है। तो पहले उस वीडियो के बारे में जानना जरूरी है। ऊपर आए हुए आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, आपको उस वीडियो की लिंक वहां भी दी हुई है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एलियट वेव थ्योरी की, और ये भी एक तरीके का थ्योरी है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। इस टेक्निकल एनालिसिस में दो ही तरीके के थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। सबसे पहला डाउ थ्योरी और दूसरा जो है वो है एलियट वेव थ्योरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवल एलियट वेव थ्योरी के बारे में। तो एलियट वेव थ्योरी जो है बेसिकली फादर ऑफ एलियट वेव राल्फ नेल्सन एलियट को कहा जाता है। इन्होंने ही इस थ्योरी को डेवलप किया था और इस थ्योरी के बेसिस पे आज भी मार्केट रिएक्ट करता है, आज भी उस तरीके के मूव होते हैं। इसके साथ में अगर आप फिबोनाची टूल को अगर आप कंबाइन करेंगे तो बहुत अच्छे ट्रेड्स आप ले सकते हैं अगर आप बेहतर स्टडी करते हैं एलियट वेव थ्योरी की। तो अगर मैं बात करूं एलियट वेव थ्योरी की, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जानने जरूरी हैं। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ये है कि ये जो थ्योरी है ये इंस्पायर्ड है डाउ थ्योरी से। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने डाउ थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये इंस्पायर्ड है डाउ थ्योरी से, और ऑब्जर्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो एलियट थे उनका ये मानना था कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये थ्रू आउट द नेचर पाए जाते हैं। ये केवल स्टॉक मार्केट में नहीं बाकी सब जगह भी इस तरीके के कहीं ना कहीं वेव्स जो हैं ये पाए जाते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी इन्फ्लुएंस होता है, जो भी एक्टिविटीज होती है पूरे नेचर में, उसमें कहीं ना कहीं वेव के बेसिस पे ही मूवमेंट होता है, ऐसा एलियट का मानना था। और उस बेसिस पे ही उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। तो उनका यह मानना था कि कई बार रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं जो कि वेव के फॉर्म्स में जनरेट होते हैं, और उन वेव्स के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट होने वाला है। आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप स्टॉक्स में अप्लाई करें, कमोडिटीज में अप्लाई करें, फ्यूचर में अप्लाई करें, सब जगह आप इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एलियट वेव है इसमें बेसिकली 2 तरीके के पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंपल्स पैटर्न और दूसरा होता है करेक्टिव पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपल्स पैटर्न को और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इंपल्स पैटर्न अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि इंपल्स पैटर्न जो होता है वह 5 वेव से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि इसमें टोटल वेव्स जो होंगे वो 5 होंगे। अब ये डायरेक्शन किसी भी साइड हो सकता है, चाहे तो ये बुल मार्केट में भी ऑकर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये बियरिश मार्केट में भी ऑकर हो। तो ये अप मूव में भी हो सकता है, ये डाउन मूव में भी हो सकता है। तो इसके 5 वेव्स होंगे, जैसा आप नीचे इमेज देख रहे होंगे। तो इस तरीके के 5 वेव्स होते हैं और इस वेव के फॉर्म में ही ये जनरली फॉर्मेशन होता है इंपल्स पैटर्न का। तो इसमें जो सबसे पहला वेव है, जो कि वेव 1 आप देख रहे होंगे, मैं बुलिश पैटर्न का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो जो वेव 1 होता है वो इस रैली का सबसे वीक होता है। मतलब इसमें इस टाइम पे ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रैली में, चाहे वो अपसाइड की मूव हो चाहे वो डाउन साइड की मूव हो। तो पहले वेव में ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और पहला वेव इस तरीके से क्रिएट होता है। जब पहला वेव क्रिएट हो जाता है इसके बाद में विशियस सेलिंग होती है वेव 2 में। यानी कि ट्रेडर्स को ऐसा लगता है, बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि जो टॉप बना है वेव 1 के बाद वो एक तरीके का सेल करने के लिए टॉप बना हुआ है। अल्टीमेटली वेव 2 में सेल ऑफ होता है, लेकिन इतना ज्यादा सेल ऑफ नहीं होता
कि वो नया लो बनाए, यानी वेव 1 जहां से स्टार्ट हुआ था उसके लो को वेव 2 ब्रेक नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। वेव 2 वेव 1 के लो को ब्रेक नहीं करेगा। अब जो दूसरा पॉइंट आता है, जितने भी ट्रेडर्स जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्रिएट की है मार्केट में, वो अपना स्टॉप लॉस वेव 1 के हाई के ऊपर रखते हैं जनरली। तो जब वो अपना स्टॉप लॉस वेव 1 के हाई के ऊपर रखेंगे तो वेव 2 जो कि नया लो नहीं बनाएगा, वेव 1 के लो को नहीं ब्रेक करेगा, वो वेव 1 के हाई को ब्रेक करेगा। और सारे लोग जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस वेव 1 के हाई के ऊपर रखा है, उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो इस तरीके से वेव 2 जो होता है उसमें वीसीएस सेलिंग होती है, लेकिन वेव 2 के आगे फॉर्मेशंस को अगर आप देखेंगे तो वो जनरली स्टॉप्स को ट्रिगर करता है और फिर वेव 3 स्टार्ट होता है। तो अभी जो हमने बात की उसमें हमने केवल वेव 1 और वेव 2 की बात की है। वेव 1 में बहुत सारे ट्रेडर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ये मार्केट रैली नहीं करने वाला है ऊपर, बहुत सारे ट्रेडर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और एक डिप आएगा। जब डिप आएगा तो लोगों को लगेगा कि मार्केट अब नीचे फॉल होने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली वेव 2 वेव 1 के लो को ब्रेक नहीं करेगा और वो जो मूव है वो कहीं ना कहीं अपसाइड स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आप वेव 3 पे जाएंगे तो वेव 3 जो होता है ये लॉन्गेस्ट होता है। इसमें वेव 1 के हाई को ब्रेक कर दिया इसने, वेव 2 के फॉर्मेशंस कंप्लीट होने के बाद वेव 3 हम उसको जनरली काउंट करते हैं। तो वेव 3 में उसने वेव 1 के हाई को ब्रेक किया और जैसे ही उसने वेव 1 के हाई को ब्रेक किया बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो जो लोग पहले से बाय करके रखे हुए हैं पोजीशंस, जिन्होंने वेव 1 में बाय किया था, वो जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अपने पोजीशन को ऐड करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, अपने पोजीशन को ऐड करते हैं। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी में वो अपने नए पोजीशंस को ऐड करते हैं। दूसरा, जिन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया क्योंकि उन्होंने वेव 2 में सेल किया था, वीसीएस सेल ऑफ हुआ था वहां पे, लेकिन वेव 2 ने नया लो नहीं बनाया, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो वो सारे लोग भी अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने जो प्रिडिक्ट किया था मार्केट को वो प्रिडिक्शन गलत थी और अब हम बाय करेंगे क्योंकि ये जो मार्केट का ट्रेंड है ये अप साइड जाने वाला है। तो वेव 3 जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है और इसमें फोर्स के साथ बाइंग होती है। जिनका पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है वो भी बाय करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो भी लोग अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हैं और फिर वेव 3 जो है ये लंबा स्ट्रेच होता है। तो जो एलियट वेव का इंपल्स पैटर्न का जो सबसे लॉन्गेस्ट वेव है वह वेव 3 होगा। अब वेव 3 जब कंप्लीट हो जाता है तो वेव 4 की स्टार्टिंग होती है और इस वेव 4 में आप ये देखेंगे कि ये प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। जनरली जिन्होंने वेव 1 में बाय किया था या फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने वेव 1 के हाई ब्रेक होने के बाद बाय किया हो, वो जनरली अपना प्रॉफिट निकालने लग जाते हैं मार्केट से। तो वेव 4 जो होता है उसमें प्रॉफिट टेकिंग होती है और प्रॉफिट उसमें निकाला जाता है मार्केट से, तो इस कारण से एक डिप आता है और वापस से वेव 4 जब कंप्लीट हो गया तो वापस से इसमें बाइंग होती है और जो पांचवी वेव है, जो वेव 5 की रैली है, उसमें इंथुजियाज्म की कमी होती है, स्ट्रेंथ की कमी होती है। जितनी स्ट्रेंथ आपको वेव 3 में देखने को मिली थी उतनी स्ट्रेंथ आपको वेव 5 में नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है यहां पे वॉल्यूम का भी डिक्लाइन हो, मार्केट ऊपर की तरफ रैली करेगा लेकिन वॉल्यूम का डिक्लाइन हो सकता है यहां पे हो और प्राइस जो है वो नया हाई क्रिएट तो करेगा, जो कि हाई बना था पहले, यानी कि वेव 3 का जो हाई था उसको ब्रेक तो करेगा, ऊपर एडवांस तो होगा, लेकिन इसमें पावर और स्ट्रेंथ जो होगी वेव 5 की वो कहीं ना कहीं कम होगी जितनी आप अगर कंपेयर करोगे वेव 3 से। तो और फाइनली जो वेव 5 होता है वहीं पे मार्केट का टॉप क्रिएट होता है। अगर आप
इसको बियरिश सेंटिमेंट में लेंगे तो वेव 5 के बाद जो है मार्केट का बॉटम जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में जो आता है इंपल्स पैटर्न के बाद, वो आता है आपका करेक्टिव फेज जो होता है, जो करेक्टिव पैटर्न्स के नाम से हम जानते हैं। और फिर उसमें भी कई तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं, तो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे करेक्टिव पैटर्न्स के बारे में भी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न को जानना चाहते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट समझना चाहते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, किस तरीके से हम अपना मैनेज कर सकते हैं रिस्क को, कितना रिस्क लेना चाहिए हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉप लॉस कैसे क्रिएट करने चाहिए। अगर आप इस तरीके की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट की डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और व्हाट्सएप का नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेटेड है। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग आप मुझसे ले सकते हैं।